मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री क्लास देख रहे थे, उसमें हम लोग देख लिए थे गर्मपंथी चरण और नरमपंथी चरण के बारे में। उसको हम लोग देख लिए थे। पहले उदारवादी चरण था, इसके बाद गर्मपंथी चरण था, यह एक्सट्रीमिस्ट फेज था। आज हम देखेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन, आखिर इसको लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, इसका कारण भी बहुत सारे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये विभाजन कैसे हुआ, शुरू कहां से हुआ। 1898 में लॉर्ड कर्जन क्या बनता है, भारत का वायसराय बनता है। भारत का वायसराय बनता है। तो पता है कि हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो उसी में क्या हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशन में इसका स्वागत किया गया। किसका? वायसराय। वायसराय कौन बन रहा है 1898 में? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। ये जो वायसराय बनता है तो 1898 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें इसका स्वागत प्रस्ताव पास किया जाता है। इसके बाद इसने क्या किया, इसमें तो कांग्रेस के प्रति जो कांग्रेस का रवैया था कर्जन के प्रति, उन्होंने क्या किया, इसका स्वागत किया। लेकिन ये लॉर्ड कर्जन का रवैया कांग्रेस के प्रति कैसा रहा? इन्होंने कांग्रेस को, किसने? लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया। इसने कांग्रेस का महत्व देना ही कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उदारवादी चरण देख चुका है। ये बन क्यों कब आ रहा है? पहला चरण बताए थे उदारवादी चरण में कब बन के आ रहा है? 1898 में। और उदारवादी चरण कब से था? उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। ये हम आपको उदारवादी चरण में बता चुके हैं। तो ये उदारवादी चरण था, इसीलिए इसके स्वागत का प्रस्ताव यहाँ पास किया गया कांग्रेस के अधिवेशन में। और इसने उल्टा क्या किया कि अपना हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए इसने कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया। और जब कांग्रेस का महत्व देना कम कर दिया, और इसने क्या किया, इसने क्या किया, 1899 में कलकत्ता महानगर पालिका में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया। मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया। जब मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया, और ये मनोनीत कौन करता था? इस मेंबर को मनोनीत कौन करता था? वायसराय। तो जब वायसराय इसको मनोनीत करेगा, इसका मतलब ये जो सदस्य होंगे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? वायसराय के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो जब ये वायसराय के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसका मतलब क्या कि कर्जन का हस्तक्षेप कहाँ पड़ जाएगा? कलकत्ता महानगर पालिका में। यानी इसमें कर्जन का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। कलकत्ता महानगर पालिका में कर्जन का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। पहले क्या था कि इसको बाद में देखेंगे 1909 या 1919 के अधिनियम में ये देखेंगे कि ये जो स्थानीय स्वशासन है, 1919 के अधिनियम में देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया है। इसको स्थानीय स्वशासन को। लेकिन अभी क्या है, यहाँ वायसराय के अंतर्गत आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मनोनीत सदस्यों की संख्या ज्यादा है,
और जैसे ही मनोनीत सदस्यों की संख्या जहाँ ज्यादा आएगी वहां पर जो मनोनीत करेगा उसका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। यहाँ पे कर्जन का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। इसके बाद इसने क्या किया, 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसका दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसके बाद इसने क्या काम किया, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया। अधिनियम कब लाया, 1904 में। इसमें भी क्या किया, इसमें भी मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया। तो विश्वविद्यालय में भी किसका हस्तक्षेप हो गया, लॉर्ड कर्जन का। यहाँ पे भी लॉर्ड कर्जन का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। महानगर पालिका में भी ये कर्जन का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1904 में यंग हस्बैंड मिशन को कहाँ भेजा, तिब्बत भेजा। तिब्बत का आक्रमण करने के लिए 1904 में यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत भेजा। इस पे तिब्बत पे कब्जा करने के लिए। और यहाँ पे जो देखते हैं दलाई लामा के साथ अपमानजनक संधि किया। 1904 में यंग हस्बैंड मिशन को कहाँ भेजा, तिब्बत भेजा। इसके बाद उनको यंग हस्बैंड मिशन के लिए दलाई लामा को अपमानजनक संधि किया। दलाई लामा के साथ इन्होंने क्या किया, अपमानजनक संधि किया। इसके बाद जो इसका मेन कार्य है हम उसको देखते हैं। ये तो लॉर्ड कर्जन का कार्य है, देख रहे हैं कि इसका हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है। कलकत्ता महानगर पालिका में भी 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया। इसमें भी इसका हस्तक्षेप बढ़ गया क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया। और मनोनीत कौन करता था, वायसराय ही करता था, इसीलिए इसका हस्तक्षेप यहाँ बढ़ जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन का फैसला किया। और 1904 में यहाँ एक और लिख लीजिए कि इसको मिला क्या था यहाँ से, यंग हस्बैंड मिशन जब तिब्बत भेजा, तिब्बत में जब दलाई लामा को अपमानजनक संधि के लिए दिवस कर दिया। इसके बाद इसमें चुंबी घाटी को अपने में मिला लिया, मान लीजिए कोई पूछ सकता है कि यंग हस्बैंड मिशन से कर्जन को क्या मिला, तो इसने चुंबी घाटी को, पहले तो दलाई लामा को अपमानजनक संधि के लिए विवश कर दिया। इसके बाद चुंबी घाटी को क्या किया, वो अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसके बाद इसका जो मेन कार्य है बंगाल विभाजन है, उसको हम देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। क्यों किया, उसने बताया कि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। क्या बताया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से। हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन उसका कहना था, भाई वायसराय था, वायसराय को अधिकार था कि वो प्रांतों का विभाजन कर सकता है। इसमें क्या किया गया, पहले देखिए बंगाल विभाजन। पहले तो ये प्रस्ताव कहाँ भेजा, दिसंबर 1903 में ये प्रस्ताव कहाँ भेजता है, ब्रिटिश संसद में। दिसंबर 1903 में किसका प्रस्ताव, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कहाँ भेजता है, ब्रिटिश संसद में। वहां से ये कब
पास होकर आता है ब्रिटिश संसद से 1905 में। 1905 में यानी 19 जुलाई 1905 ये पहले ब्रिटिश संसद से पास होकर आया है। इसके बाद 19 जुलाई 1905 को उन्होंने यानी पेपर पत्र पत्रिका में प्रकाशित किया। प्रकाशित किए कि क्या होगा, बंगाल का विभाजन होगा। कहाँ पे प्रकाशित किया, पत्र पत्रिका में। इस बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है इसको पेपर में प्रकाशित किया कब, 19 जुलाई 1905 को। और बीपीएससी जो है इसी को आंसर मानती है, बीपीएससी इसी को आंसर मानती है। पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 को। बीपीएससी इसी को आंसर मानती है। जब ये प्रस्ताव पत्र पत्रिका में प्रकाशित हो गया, इसके बाद लोगों ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो 7 अगस्त 1905 से विरोध प्रदर्शन होने लगा। क्यों? क्योंकि जो ये विभाजन है, विभाजन को रद्द करने के लिए, विभाजन को रद्द करने के लिए 7 अगस्त 1905 से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन इन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को दरकिनार करते हुए इन्होंने 16 अक्टूबर को 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त को, 19 जुलाई को पत्र पत्रिका में प्रकाशित किया। दिसंबर 1903 में ये प्रस्ताव कहाँ से पास होकर आया है, ये प्रस्ताव कहाँ गया था, ब्रिटिश संसद में, वहां से पास होकर आया 1905 में। 19 जुलाई 1905 को इन्होंने पत्र पत्रिका में प्रकाशित किया। इसके बाद 7 अगस्त से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन फिर भी इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी यानी विभाजन को लागू कर दिया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। अब ये कारण क्या बताया, इन्होंने कारण बताया कि उस समय देखेंगे बंगाल, ये जो बंगाल देखिएगा तो उस समय ये बांग्लादेश का एरिया, ये पूरा एरिया आता था, बिहार, उड़ीसा, यानी ये वाला एरिया, ये बांग्लादेश का एरिया टोटल मान लीजिए। इसके बाद ये बिहार, उड़ीसा, मतलब ये असम का क्षेत्र, मतलब इतना लगभग एरिया आता था। पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, तो ये सब एरिया पूरा आता था। तो ऐसे भी एक लंबा चौड़ा एरिया था, ये काफी विस्तृत क्षेत्र में ये बंगाल का क्षेत्र फैला हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसने कारण बताया कि हम प्रशासनिक कारण से इसका विभाजन कर रहे हैं। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। किस कारण से? प्रशासनिक कारण से। क्यों? क्योंकि बंगाल का क्षेत्र काफी बड़ा है और प्रशासन दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका क्या हो रहा है, प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। इसका कहना था कि ये प्रशासनिक कारण से हम इसका विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक तो एरिया बड़ा है, इसके बाद इसका जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं था। इसने विभाजन अगर हकीकत में किया होता, आगे चलकर हम देखेंगे कि उसका कारण क्या था, वो आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन इसने जो कारण बताया कि हम प्रशासनिक कारण से इसका विभाजन कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि बहुत बड़ा एरिया में है, पश्चिम बंगाल, ये जो एरिया है बिहार का, उड़ीसा का, पूरा बंगाल, बांग्लादेश, असम का एरिया, तो काफी विस्तृत एरिया में था भी।
और इसने बताया भी था कि अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका विभाजन कर रहे हैं। इसमें उन्होंने 2 एरिया बनाए, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। जो आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है वो पहले पूर्वी बंगाल था। तो इसने बंगाल को 2 क्षेत्र में बांटा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आए? इसमें आया असम प्लस जो भी बांग्लादेश का एरिया और प्लस राजशाही क्षेत्र, यानी जो भी बांग्लादेश है उसका एरिया। उस समय असम का कुछ एरिया, फिर बांग्लादेश प्लस राजशाही क्षेत्र, और बाकी जो बचा बाकी इसमें आ गए। इसमें थे, इसको जाते पश्चिम बंगाल से, इसमें उड़ीसा, बिहार प्लस शेष बंगाल जो बचा था। उस टाइम पे पूरे बंगाल की जनसंख्या कितनी थी? बंगाल की जनसंख्या उस टाइम पे पूरे बंगाल की जनसंख्या थी 8.5 करोड़। कितनी थी बंगाल की उस टाइम पे जनसंख्या? 8.5 करोड़। तो जो पूर्वी बंगाल में रखा गया वो 3 करोड़ 40 लाख 3 करोड़ 40 लाख 3 करोड़ 40 लाख रखा गया। कहाँ? पूर्वी बंगाल में। इसके बाद इसमें कितना रखा गया? 5 करोड़ 10 लाख। यहाँ रखा गया 5 करोड़ 40 लाख। यहाँ 5 करोड़ 40 लाख हुआ, टोटल 8.5। यहाँ 3 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। 3 करोड़ 10 लाख, यहाँ 5 करोड़ 40 लाख, यहाँ 3 करोड़ 10 लाख। इसमें क्या किया गया? हिंदू की संख्या यहाँ पे हिंदू की संख्या यहाँ पे क्या किया गया? इसको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाया गया, इसको हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बनाया गया। यहाँ पे हिंदू की संख्या कितनी रखी गई? यहाँ पे मुस्लिम की संख्या 90 लाख। यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे इसको मुस्लिम यानी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र इसको बनाया गया। और जो पूर्वी बंगाल है इसको यहाँ लिख लीजिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और इसको हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बनाएगा। इसको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और इसको हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बनाया गया। तो इसमें देखिए आखिर बांट किस तरीके पर रहा है? एक को हिंदू बाहुल्य कर रहा है, एक को मुस्लिम बाहुल्य कर रहा है। इसका मतलब ये कहीं बांटो और राज करो नीति पे काम कर रहा था। कौन? लॉर्ड कर्जन। अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटता तो हो सकता था कि ऐसा करता कि किसी क्षेत्र में न कोई हिंदू ज्यादा हो न मुस्लिम ज्यादा हो। यहाँ भी वैसे बांटता कि न मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता न हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होता, यानी ऐसा करता कि लगभग इक्वल के बराबर बांटता। लेकिन यहाँ पे बांटा ही इसलिए था कि एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो जाए और एक तरफ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो जाए, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और एक तरफ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। इसके बाद इसने विभाजन के बाद कहा भी था, और जो पूर्वी बंगाल के गवर्नर बनाया इसको गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को गवर्नर बनाया। ब्लूमफील्ड फुलर को गवर्नर बनाया कहाँ? पूर्वी बंगाल का। और इसको बनाया एंड्रू फ्रेजर को यहाँ का गवर्नर। एंड्रू फ्रेजर को बनाया यहाँ का। ब्लूमफील्ड फुलर को यहाँ एंड्रू फ्रेजर को गवर्नर बनाया। और विभाजन के बाद इसने कहा भी, विभाजन के बाद इसका कथन क्या है कि इस बंटवारे से
इस बंटवारे से मुस्लिमों को वो सुविधा मिल जाएगी जो मुगल काल में भी नहीं मिली थी, जो मुगल काल में भी जो मुगल काल में भी नहीं मिली थी। ये किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है कि इस बंटवारे से मुस्लिमों को वो सुविधा मिल जाएगी जो मुगल काल में भी नहीं मिली थी। किसका कथन है? कर्जन का कथन है। और बात यहीं से देखिए, आपके क्या लग रहा है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये बटा है? पता ही नहीं लग रहा है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बटा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बटा होता तो ये कथन नहीं देता। और यहाँ से भी दिख रहा है कि एक को हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बना रहा है, एक को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना रहा है, एक को हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बना रहा है। और इसलिए कारण क्या बताया था? प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांट रहा है। इसके बाद ब्लूमफील्ड फुलर का एक कथन है, ब्लूमफील्ड फुलर का। ये किसका कथन है? कर्जन का कथन है। ये कर्जन का कथन है। अब ब्लूमफील्ड फुलर ये क्या कहता है कि हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश साम्राज्य की, यानी ब्रिटिश की दो पत्नियां, हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश की दो पत्नियां हैं, जिसमें मुस्लिम पत्नियां, जिसमें मुस्लिम अधिक प्रिय है, मुस्लिम अधिक प्रिय है। ये किसका कथन है? ब्लूमफील्ड फुलर का कथन। ब्लूमफील्ड फुलर कहता है कि हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश की दो पत्नियां जिसमें मुस्लिम अधिक प्रिय है। तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो लग नहीं रहा। तो अगर आप लोग को अगर कथन कारक में आ जाए कि क्या इसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिवाइड किया था, तो नहीं। उसका कारण क्या है? कारण का कथन है। कारण यहाँ भी दिख रहा है कि एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बना रहा है, एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना रहा है। तो ये ब्लूमफील्ड फुलर का कथन था। इसके बाद ये कर्जन का कथन था। सात अगस्त से इसका विभाजन, 7 अगस्त से इस विभाजन का क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जो आपको पहले बता चुके हैं 7 अगस्त से। तो जो कासिम बाजार के राजा थे, उनके ही नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके नेतृत्व में कासिम बाजार के राजा थे मणिचंद्र नंदी। सात अगस्त 1905 कासिम बाजार के महाराजा। कासिम बाजार कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कासिम बाजार के महाराजा मणिचंद्र नंदी, मणिचंद्र नंदी की नेतृत्व में, कालीगृह नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इनकी नेतृत्व में क्या हुआ? मणिचंद्र नंदी कहाँ के राजा थे? कासिम बाजार के। इनकी नेतृत्व में क्या हुआ कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया इसको, इस बंगाल विभाजन को रद्द करने के। तो इससे कौन कौन से जुड़े और इन्होंने क्या किया? विरोध प्रतीक के रूप में, विरोध प्रतीक के रूप में विक्टोरिया हॉल बनाने का निर्णय लिया। विक्टोरिया हॉल बनाने का निर्णय लिया। तो कासिम बाजार के महाराजा मणिचंद्र नंदी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका, इस बंगाल विभाजन का कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। विरोध प्रतीक के रूप में विक्टोरिया हॉल बनाने का निर्णय लिया गया। ये विरोध प्रतीक के रूप में, क्योंकि जब देखेंगे कि जब ब्रिटिश संसद से पास होकर आया ये कानून 1903 में पेश हुआ, 1905 में पेश होकर आया, तो उस पर जो फाइनल हस्ताक्षर होता है किसका होता है? वहाँ का सम्राट का होता है। अभी भी देखेंगे तो ब्रिटिश में
जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है कि अगर संसद से कानून पास होकर जाती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, इसके बाद वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। जो विधेयक संसद से पेश हुआ, संसद से पास हुआ, संसद से पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो वो कानून यानी एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है। तो उसी तरह वहाँ पे जब ब्रिटिश में देखेंगे तो वहाँ पे सम्राट साइन करता है। तो वहाँ पे विक्टोरिया थी, इसीलिए क्या हुआ कि विक्टोरिया हॉल विरोध प्रतीक के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया। और इसका जो नींव किसने रखी थी, नींव आनंद मोहन बोस ने। नींव किसने रखा था, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस इसका नींव रखा था। आनंद, अगर नहीं दिख रहा हुआ तो आवाज सुनते चलिएगा, आनंद मोहन बोस इसने नींव रखी। और भाषण किसने पढ़ा था, क्योंकि ये बीमार थे, बीमार होने के बाद भी इन्होंने नींव रखी। भाषण किसने पढ़ा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाषण पढ़ा था। नींव रखी थी आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाषण पढ़ा था, याद रखिएगा। जैसे ही ये लागू हुआ 16 अगस्त को, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ, तो इस 16 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में यानी शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किसके द्वारा, रामनाथ द्विवेदी के द्वारा। ये 16 अक्टूबर को रामनाथ द्विवेदी के द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और इस 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया, यानी इसको 2 दिन लिख लीजिए, एक राखी दिवस और एक शोक दिवस। शोक दिवस, राखी दिवस कैसी राखी थी, पीले धागे वाली राखी, पीले धागे वाली राखी। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ से लिख लीजिए बंग भंग, यहाँ से बंग भंग, बंग भंग। इसका मतलब जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द करना है, इसको भंग करना पड़ेगा। इसको इसीलिए इस आंदोलन को बोलते हैं भंग आंदोलन। कब शुरू हुआ, 7 अगस्त 1905 को। तो राखी दिवस कैसी राखी मनाई गई थी, पीले धागे वाली राखी। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये जो राखी दिवस है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब ये क्यों शुरू किया गया, क्योंकि देखते हैं कि ये एक तरह से क्या होता है, एक प्रतीक होता है किसका, भाई बहन का, यानी प्यार का ये प्रतीक होता है कि जो रिश्ता है वो क्या हो, जैसे भाई बहन में देखते हैं, भाई बहन में कि ये लोग क्या करते हैं, रिश्ते को कायम करने के लिए एक तरह से यहाँ पे क्या होता है कि भाई बहन की रक्षा का उपदेश देता है यहाँ पे कि हम तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बनाया गया एकता का प्रतीक था, यानी जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के लोग हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी एकता बनाए रखते हैं। इसीलिए वहाँ पे राखी दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रामनाथ द्विवेदी के द्वारा शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। ये शोक दिवस मना रहे हैं और ये राखी दिवस मना रहे हैं। इसके बाद ये तो हो गया कि ये सिर्फ बंगाल से हुआ। इसके बाद जब राष्ट्रीय स्टेज पे लाना था तो इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस का अधिवेशन से पास कराना था, क्योंकि ये तो देखेंगे सिर्फ एक कहाँ है, बंगाल में है, लेकिन ये लोग चाहते थे कि इसका क्या हो, पूरे भारत में इस विभाजन को, मतलब इस बंग आंदोलन की प्रसार कहाँ हो, पूरे भारत में हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। तो अगर यहाँ पूरे भारत में इसको लाना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पास कराना होगा। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1905 में। ये कहाँ हो रहा है अधिवेशन, बनारस में। ये कहाँ अधिवेशन हुआ है, बनारस में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें इन्होंने क्या किया, बंग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। बंग आंदोलन का प्रस्ताव रखा।
लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। बंगभंग आंदोलन का प्रस्ताव रखा है यहाँ पे विशेष अधिवेशन बनाने पर, लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसके बाद दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में नौरोजी की अध्यक्षता में बंगभंग आंदोलन पास हुआ। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें क्या हुआ कि बंगभंग आंदोलन पास हुआ। बंगभंग आंदोलन अब ये लोग क्यों नहीं पास होने दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग हम आपको बता चुके हैं कि ये कैसे नेता है, उदारवादी चरण के नेता है। इनका कुल जो कार्यशैली था, कार्यशैली कैसे था? क्षमा याचना से, क्षमा पत्र, प्रार्थना पत्र, याचना तरीके से ये लोग अपनी मांग को रखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? बहिष्कार होने लगा। किसी भी चीज का क्या होने लगा? अंग्रेजी चीज का, जैसे विदेशी चूड़िया हुआ, विदेशी बर्तन हुए, ये सब का क्या होने लगा? बहिष्कार होने लगा। फिर विदेशी कपड़े हैं उसका भी बहिष्कार होने लगा। तो इन लोगों ने कहा कि जो सामान का यानी जो विदेशी सामानें हो रही हैं, जो विदेशी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार हो रहा है, उसको निष्ठुर बर्बादी का, यानी वस्तुओं के बहिष्कार को निष्ठुर बर्बादी का। और इनका कथन था और इनका कहना था कि ये जो आंदोलन है, बंगभंग आंदोलन है, यानी ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहना चाहिए, सिर्फ बंगाल तक सीमित रहना चाहिए, सीमित रहना चाहिए। कहां तक? सिर्फ बंगाल तक। इसीलिए इसमें क्या हुआ? इसमें पास नहीं हुआ, लेकिन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में यह पास हो गया। तो ये बंगभंग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था, ये पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रस्ताव यानी इसका प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र ने रखा था। किसने रखा था? कृष्ण कुमार मित्र ने। इसका समर्थन किसने किया था? समर्थन सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ये किनकी शिष्य थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। किनकी शिष्य थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। तो प्रस्ताव रखा था कृष्ण कुमार मित्र ने, समर्थन सिस्टर निवेदिता ने किया। तो इसमें ये कहा गया था कि ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन ये लोग चाहते थे कि पूरे भारत में इसका प्रसार हो, इस आंदोलन का प्रसार पूरे भारत में हो। तो इसमें 3 नेता का नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो हम उनके कार्य को देखते हैं, इस आंदोलन में उनका कार्य क्या है, इसको मिटा देते हैं। तो इसका प्रचार देखेंगे धीरे धीरे। महाराष्ट्र में भी हो गया, बंगाल में तो हो ही गया क्योंकि वहीं से शुरू था, दिल्ली में हो गया, मद्रास में हो गया। इसका लगभग देखेंगे कि हर जगह इसका प्रसार हो गया, इसका इस आंदोलन का। तो हम पहले देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया कि इसके प्रचार के लिए, किसके? ये जो आंदोलन है और जो उसमें निर्णय लिया गया था कि विदेशी चूड़ियां, विदेशी वस्तुएं, यानी विदेशी सारी वस्तुएं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। तो उसमें क्या किया गया? नहीं, विदेशी वस्तु हुआ, शिक्षा हुआ, यानी जो भी विदेशी चीजें थी उसका बहिष्कार करना है। तो इसमें इसको प्रसार करने के लिए इन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया। गणपति उत्सव शुरू किया। गणपति उत्सव शुरू किया कब? 1893 में। इसके बाद
इसके बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया। और शिवाजी महोत्सव शुरू किया। और यहाँ पे लोग आते थे। यहाँ पे लोग जब आते थे तो ये क्या करते थे कि अपनी जो ये शैली थी कि हर चीज का बहिष्कार करना है विदेशी चीजों पर, इसी में ये लोग इसी उत्सव के नाम पर ये लोग अपना प्रचार प्रसार करते थे। इसके लिए एक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। प्रचारणी सभा की स्थापना किया था। और इसी से ये लोग क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। इसका इस आंदोलन का यानी बंगभंग आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे। 1893 में गणपति उत्सव से, 1895 में शिवाजी महोत्सव से ये अपना प्रचार प्रसार करते थे। बंगाल में तो आप देख ही लिए आनंद मोहन बोस, इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दिल्ली में सैयद हैदर राजा, दिल्ली में सैयद हैदर राजा के नेतृत्व में क्या हुआ, बंगभंग आंदोलन प्रचार किया गया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, बंगभंग आंदोलन का प्रचार हुआ। दिल्ली में देख रहे हैं सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि बंगभंग आंदोलन का प्रसार हुआ। इसके बाद इस आंदोलन का इफेक्ट क्या पड़ा, हालांकि बंगाल विभाजन वापस नहीं होगा। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, 1911 में। लेकिन इसका तो कुछ इफेक्ट पड़ा, जैसे लोग बहिष्कार किए किसी भी चीज का, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ा, हम उसको यानी उसका प्रभाव क्या था, हम उसकी। इसके बाद एक और लिख लीजिए यहाँ, पंजाब और यूपी में, यानी पंजाब क्षेत्र में कौन थे, अजीत सिंह, ये भगत सिंह के चाचा हैं, प्लस लाला लाजपत राय, इन दोनों के नेतृत्व में पंजाब में भी हुआ। तो ये लगभग देखेंगे कि हर क्षेत्र में लगभग, यहाँ देखें मैप में, ये मान लीजिए भारत है, ये पूरा मान लीजिए बंगाल का क्षेत्र है। तो इसमें लगभग देखेंगे, यहाँ पे भी हो गया, दिल्ली हो गया, इसमें आ गया बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब आ गया इसमें। यहाँ पे देखेंगे पंजाब के क्षेत्र में, यहाँ पे देखेंगे ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये लगभग देखेंगे कि हर एरिया में हो रहा, पंजाब में भी हो रहा, दिल्ली में भी हो रहा। दिल्ली और यूपी, ये पंजाब और यूपी में इन लोगों को मिला था, अजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, पंजाब और यूपी में। महाराष्ट्र में, इसके बाद बंगाल में, दिल्ली में, सब लिखवा दिया आपको। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या होगा। इस आंदोलन की पहले देख लेते हैं कि विशेषता क्या थी, यानी इसकी पहले विशेषता देख लें। इसकी विशेषता क्या है, तो ये प्रथम आंदोलन जिसे राष्ट्रव्यापी कह सकते हैं, ये प्रथम आंदोलन जिसे राष्ट्रव्यापी कह सकते हैं। लगभग देखेंगे तो यहाँ हर क्षेत्र में, मद्रास में, महाराष्ट्र में, पंजाब यूपी दोनों में, ये दिल्ली में। इसके बाद ये लगभग पूरा एरिया में कि बांग्लादेश, असम, बंगाल, उड़ीसा, उस टाइम पे लगभग सभी एरिया थे। तो उस टाइम पे बिहार, झारखंड भी, बंगाल में झारखंड बिहार में ही समाहित था और बिहार बंगाल में समाहित था, यानी इसका मतलब झारखंड बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था उस टाइम पे। तो ये लगभग पूरा एरिया, दिल्ली, यूपी, तो एक तरह से ये क्या था, लगभग पूरे क्षेत्र में फैला था, इसीलिए इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कह सकते हैं। इसके बाद इसमें धरना प्रदर्शन, बहिष्कार,
जुलूस आदि निकाला गया। इसमें धरना प्रदर्शन बहिष्कार जुलूस आदि सब निकाले गए। इसके बाद इसमें विदेशी वस्तुएं, विदेशी शिक्षा, विदेशी बर्तन, विदेशी चूड़ियां आदि का बहिष्कार किया गया। इसमें देखेंगे राष्ट्रव्यापी, इसमें धरना प्रदर्शन बहिष्कार जुलूस आदि सब किया जा रहा था। इसके बाद इसमें देखेंगे कि विदेशी वस्तुएं, विदेशी शिक्षा, विदेशी बर्तन, विदेशी चूड़ियां आदि का बहिष्कार किया जा रहा है। तो इसमें अगर पूछ देगा कि कौन कौन से, मैंने इसमें किसने भाग लिया, इस आंदोलन में किसने भाग लिया, तो इसमें देखेंगे चूड़ियां कौन पहनती है, लेडीज, तो इसका मतलब कि स्त्री, ये महिलाएं आ गई थी, महिलाएं, पुरुष। इसमें देखेंगे छात्र है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो छात्र, मजदूर, सभी वर्ग शामिल थे, महिलाएं, पुरुष, छात्र, सभी वर्ग इसमें शामिल थे। प्रथम आंदोलन जिसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सकते हैं, इसमें धरना प्रदर्शन बहिष्कार जुलूस आदि निकाला जा रहा था। विदेशी वस्तुएं, विदेशी शिक्षा, विदेशी बर्तन, विदेशी चोरी आदि का बहिष्कार किया जा रहा था। महिलाएं, पुरुष, छात्र, सभी वर्ग इसमें शामिल थे। इससे क्या इफेक्ट हुआ, सबसे मेजर इफेक्ट हुआ है। इसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे कि इसमें अधिकांश मुस्लिम भाग नहीं लिए। इसमें एक और लिख लीजिए आप, अधिकांश मुस्लिम भाग नहीं लिए थे, जब भाग नहीं लिए थे तो इससे क्या फायदा, क्योंकि कर्जन पहले ही हो चुका है। इस विभाजन से वो सुविधा मुस्लिमों को मिल जाएगी जो सुविधा मुगल काल में भी नहीं मिली थी। तो इसलिए मुस्लिम लोग इसीलिए इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिए। इससे क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिकता बढ़ गई। सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तो ये इसकी विशेषता थी। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि एक ही बार पढ़ाएंगे ये क्लास भी लंबी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।